एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी चैनल। देखिए, अब एग्जाम बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। आप सबकी सारी प्रिपरेशन मैं करा चुकी हूँ, यानी कि जितना रिवीजन है, जितनी प्रैक्टिस है, सभी कुछ मेरा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक चीज बाकी थी, वो थी कि सैंपल पेपर, क्योंकि अभी तक हमने सीबीएसई द्वारा इशू जो मॉडल सैंपल पेपर था वो तो आपको दिया ही साथ 2 सैंपल पेपर आपको मैंने और भी करा दिए। लेकिन इतने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना अभी सफिशिएंट नहीं है, हमें और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। तो मिनिमम आपको 5 तो करने ही करने हैं। तो अभी तक हम 2 करा चुके हैं, अब हम आपको सैंपल पेपर नंबर 3, 4, 5 कराएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का सैंपल पेपर नंबर 3। तो बहुत ध्यान से इसको आज हम करेंगे। आप ध्यान रखिएगा अपना कोड जो कि है 085, ठीक है। चलिए, तो कुछ चीजों को बहुत ध्यान में रखिए और उन्हीं के हिसाब से काम करिए। आपको इस पेपर को करने के लिए जो समय मिल रहा है वो 3 घंटे का समय है, लेकिन उससे पहले आपको 15 मिनट पेपर मिल जाएगा, ठीक है। अब 15 मिनट को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, उसे आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, यानी कि 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट। तो पहला जो 5 मिनट है, उस 5 मिनट में आपको पहले पूरा अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया है, क्या क्या चीजें हैं। और पढ़ने के दौरान आपको उन क्वेश्चंस पे भी मार्क कर लेना है जो जो आपको करना है या जो छोड़ना है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन रहते हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 करने हैं, ठीक है। अनुच्छेद आपको 3 दिए गए हैं, जो अनुच्छेद आपको करना है उस पर आप मार्क कर लो। फिर उसके अलावा जो आपके राइटिंग सेक्शन में जो जो ऑप्शंस हैं, 2 विज्ञापन में से 1 विज्ञापन जो करना है, 2 सूचना में से जो आपको 1 सूचना करनी है वो आप कर लो। इस तरीके से जितने भी ऑप्शंस हैं उन्हें आप सॉर्ट आउट करते जाओ कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। ये सारे आप 5 मिनट के अंदर काम करोगे। फिर उसके बाद सेकेंड जो 5 मिनट है उसमें आप करोगे आपका अपठित गद्यांश संख्या 1। उसके आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर गद्यांश पढ़ो और आंसर्स निकाल लो। इसी तरीके से बाकी जो 5 मिनट, लास्ट के जो 5 मिनट बचते हैं, उसमें आप अपना अपठित गद्यांश संख्या 2 पढ़ेंगे और उसके आंसर्स निकाल लेंगे। तो ये काम आपको अपने स्टार्टिंग के 15 मिनट में कर लेना है। और ये सोचो कि हम वहीं पे जाके 15 मिनट करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। इन 15 मिनट की प्रैक्टिस भी आप पहले से कर लो, ताकि आपको हैबिचुअल रहे कि मुझे कितनी जल्दी क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो ये तो आपका ये रेडी हो गया। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने बताया कि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम कर रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 3। इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है, जो आपको एक चीज बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन सा सेक्शन पहले करना है। तो याद रखना, पूरे पेपर में आपके पास 16 प्रश्न आ रहे हैं, चारों खंडों को मिला के 16 प्रश्न हैं और 16 में से 16 प्रश्न करने हैं। ऑप्शन है अंदर, उप प्रश्नों में ऑप्शन हैं आपके पास में। आप 1 से लेकर 16 तक सभी प्रश्नों के उत्तर सीक्वेंस में ही देंगे। हिंदी में ये चीज मैंडेटरी होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कोई भी ये नहीं कि आपने पहला कोई सेक्शन कर लिया, कि लेखन पहले कर लिया या आपने बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स पहले कर लिए, ऐसा आप नहीं करेंगे। तो आपका 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक सारे प्रश्न आपके सीक्वेंस में ही चलेंगे, ठीक है। अब बताते हैं इनके इंस्ट्रक्शंस। पहली चीज है, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, का, खा, गा, घा। खंड का में अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए, ठीक है। अपठित गद्यांश दिया गया है खंड का में। खंड का में जो आपके पास गद्यांश है उसमें 2 गद्यांश है, 7-7 नंबर के गद्यांश है। इनमें आपके पास बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। 10 प्रश्न दिए गए हैं, 10 के 10 प्रश्न करने। एक गद्यांश में 5 प्रश्न, दूसरे गद्यांश में 5 प्रश्न। तो कोई ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे आपको प्रश्न करने हैं। फिर आते हैं खंड खा में व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न पूछे गए, आंतरिक विकल्प दिए गए। खंड खा में आपके व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित 4 टॉपिक पूछे जाएंगे, जिनमें पदबंध है, वाक्य रूपांतरण है, फिर आपका समास है और फिर मुहावरे हैं। तो इन चारों पर आपसे 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं, 4-4 प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको सिर्फ 16 प्रश्न करने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ओवर स्मार्टनेस में 5 के 5 प्रश्न कर देते हैं। तो मैंने हमेशा मना किया है, लाइव क्लासेस में भी आपको बताया है कि आपको जो प्रश्न आ रहा है 4 सिर्फ वही कीजिए, सारे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और हो सकता है इस ओवर ऑप्ट करने के चक्कर में आपको नुकसान भी हो जाए। खंड गा में पाठ्य पुस्तक पर आधारित है और निर्देशानुसार आपको उत्तर देने। तो खंड गा में हमारे पास में 5 प्रश्न आएंगे,
ठीक है। इन 5 प्रश्नों में आपके पुस्तक स्पर्श और संचयन से प्रश्न रहेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय हैं, लघु उत्तरीय हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। हर प्रश्न में आपके पास अंदर ऑप्शन मौजूद रहेंगे। खंड घा रचनात्मक लेखन पर आधारित है, आंतरिक विकल्प दिए रहेंगे। तो खंड घा में आपके पास 5 प्रश्न रहेंगे, जिनमें आपके पास में आपके लेखन के 6 टॉपिक आएंगे। इन 6 में से आपके पास अंदर ऑप्शन मौजूद हैं, जो आपको ठीक लगे वो आपको करना होगा। निर्देश ऑप्शन दिए रहेंगे। प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न हैं और सारे ही प्रश्न करने हैं, मतलब सारे 1 से लेकर 16 तक प्रश्न करने हैं। अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे। संभवतः सभी खंडों के प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देखिए ये दे दिया ना, क्रमशः का मतलब यानी कि 1 से लेकर 16 तक के प्रश्न, यानी कि खंड का, खा, गा, घा आपको सीक्वेंस से करना है, ठीक है। तो ये आपके पास में रहेगा। चलिए, सबसे पहले खंड का में आपके पास अपठित बोध 1 आएगा। 2 गद्यांश है, दोनों गद्यांशों को ध्यान से पढ़ेंगे, उनमें क्वेश्चन है। 3 बहुविकल्पीय रहेंगे और 2 लघु उत्तरीय। तो इस तरह 7 नंबर के आपके प्रश्न रहेगा, 1 गद्यांश का और 7 नंबर दूसरे गद्यांश का। गद्यांश को करने का तरीका ये है कि पहले आप प्रश्न पढ़ो और फिर गद्यांश पढ़ो, आप बहुत आसानी से उत्तर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम पढ़ रहे हैं गद्यांश। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परमावश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रहना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है, अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों को कोमलता से व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं, कि बहुत जरूरी है कि आपके अंदर वो आत्ममर्यादा बनी रहे। ये सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा, यानी कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे भोग, हमारा घर और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण वह आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय कर सकता है। मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर ले जाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालता है। तो ये थोड़ा सा विचार परख गद्यांश है, ध्यान रखना। तो इस पर थोड़ा क्वेश्चन भी, आंसर भी हमें बहुत सोच समझ कर लिखना होगा, तो बहुत ध्यान से इनको लिखेंगे। अगर इस तरह का कोई गद्यांश आपके पास आता है, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, तो विचार परक गद्यांशों में आपको आंसर बहुत संभल के देना पड़ता है, क्योंकि काफी हद तक आंसर हमें बनाने पड़ जाते हैं। सच्ची आत्मा किसे कहा गया? जिसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से बड़ी हुई हैं, जो मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है, जिसके संकल्प क्षीण और प्रज्ञा मंद होती है। तो सच्ची आत्मा कौन है? जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालता है, चाहे जैसी कंडीशन हो, हम अपना रास्ता खुद निकालेंगे, ये हम करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2, जैसा कि हमने बताया है कि आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश जो भी आएंगे, पठित हो या अपठित हो, एसर्शन रीजन से प्रश्न जरूर आने हैं, यानी कि कथन कारण से जरूर आपके पास एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं। नम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता जरूरी है, जो नम्रता से उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, कथन और कारण दोनों सही है, कथन ए सही और कारणार्थ कथन ए की सही व्याख्या करता है, दोनों ही अपने आप में सही है, ठीक। चलिए, अगला आ जाते हैं। नम्रता अनिवार्य का विलोम लिखना है, यानी कि अपोजिट लिखना है। नम्रता क्या हो जाएगा? बहुत सॉफ्टनेस हो जाती है, और उसका अपोजिट देखते हैं क्या है भाई? विनम्रता नहीं, उद्दंडता, झुकना, आनंद। तो नम्रता का जो है वो उद्दंडता है। अनिवार्य यानी कि जरूरी, ऐच्छिक मतलब ऑप्शन, तो यहाँ पर खा वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक। चलिए, अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या हमारा 4 और 5, जो कि हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे,
ठीक है, 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे और हमें दोनों ही करने हैं। विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। इस कथन का आश्रय स्पष्ट कीजिए। इस कथन का क्या मतलब है? ये एज इट इज को आंसर जो है आपके गद्यांश में दिया गया, आप वहां से इसको देख के लिख सकते हो। किसी भी व्यक्ति में स्वतंत्रता का भाव आते ही उसके मन में अहंकार आ जाता है। इस अहंकार के कारण वह अपनी मनुष्यता खो बैठता है। इससे व्यक्ति के आचरण में इतना बदलाव आ जाता है कि वह दूसरों को खुद से हीन समझने लगता है, अपने आप। ठीक है, ऐसे में स्वतंत्रता के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है, अन्यथा स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है। अब देखिए एज इट इज ये आपके पास लिखा हुआ था गद्यांश में और हमने यहां उठाकर उसको लिख लिया। प्रश्न संख्या 5 है, मर्यादा पूर्वक जीने के लिए किन गुणों का होना अनिवार्य है और क्यों? कौन से गुण है? ये भी गद्यांश में एज इट इज दिया गया। मर्यादा पूर्वक जीने के लिए मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। इस स्वतंत्रता के साथ नम्रता का मेल होना आवश्यक है। इससे व्यक्ति में आत्मनिर्भरता आती है। आत्मनिर्भरता के कारण वह परमुखापेशी नहीं बनता, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनता। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की कला आ जाती है, यानी कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते और हम खुद अपने आप अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पहला गद्यांश हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2, जहां पर हमारे पास फिर से एक अपठित गद्यांश रहेगा और इस पर आधारित रहेंगे फिर से 3 बहुविकल्पीय और 2 लघु उत्तरीय। 7 नंबर का प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे प्रश्न करने हैं। प्रजातंत्र के 3 मुख्य अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और नगरपालिका। प्रजातंत्र की सार्थकता एवं दृढ़ता को ध्यान में रखते हुए और जनता के प्रहरी होने की भूमिका को देखते हुए मीडिया क्या होती है? दृश्य, श्रव्य और मुद्रित, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, श्रव्य यानी कि जिसे हम सुन सकते हैं, यानी कि आपका रेडियो, मुद्रित यानी कि जो छपा हुआ है, ठीक, को प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। समाचार माध्यम या मीडिया को पिछले वर्षों में पत्रकारों और समाचार पत्रों ने एक विश्वसनीयता प्रदान की है और इसी कारण विश्व में मीडिया एक अलग शक्ति के रूप में उभरा है। कार्यपालिका और विधायिका की समस्याओं, कार्यप्रणाली और विसंगतियों की चर्चा प्रायः होती रहती है और सर्वसाधारण में वे विशेष चर्चा के विषय रहते हैं। इसमें समाचार पत्र, रेडियो और टीवी समाचार अपनी टिप्पणी के कारण चर्चा में आगे बढ़ने के योगदान प्रदान करते हैं, पर न्यायपालिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद उसके बारे में चर्चा कम होती है। न्यायपालिका मतलब क्या हो गया? आपके कोर्ट्स वगैरह, ठीक है ना। फिर ऐसा केवल अपने देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी कमोवेश यही स्थिति है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद और एक लिखित संविधान के देश में लागू होने के उपरांत लोकतंत्र के 3 अंगों के कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ी है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य रहा है कि 3 अंग परस्पर तालमेल से कार्य करें, क्योंकि भाई ये बहुत जरूरी है एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए। तो तीनों तालमेल से काम करें। तीनों के पारस्परिक संबंध भी संविधान द्वारा निर्धारित, फिर भी समय के साथ साथ कुछ समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। आज लोकतंत्र यह महसूस करता है कि न्यायपालिका में भी अधिक पारदर्शिता हो, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़े। जिस देश में पंचों को परमेश्वर मानने की परंपरा है, वहां न्यायमूर्तियों पर आपेक्ष दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसी पे भी मतलब अगर गलत है तो आरोप लगाया जा सकता है। चलिए आगे आते हैं। लोकतंत्र का चौथा अंग किसे कहा गया है? मीडिया को कहा गया, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वो है मीडिया। नेक्स्ट है कथन और कारण आधारित। देखिए एक आ गया, मीडिया को प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह सरकार की कार्यप्रणाली और समाज की समस्याओं पर प्रकाश डालती है। बिल्कुल सही, इसीलिए इसे चौथा स्तंभ कहा गया है। अब कारण क्या है? न्यायपालिका के बारे में चर्चा कम होने के कारण न्यायपालिका से अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो यहाँ पर कथन तो सही है और कारण भी सही है, क्योंकि मीडिया सब पर करती है लेकिन न्यायपालिका पर इतना ज्यादा वो कुछ भी चर्चा नहीं करती, ना ही कोई प्रोग्राम करती है। तो वही कह रहे हैं कि उस पर भी, क्योंकि चौथा स्तंभ है तो वो कार्यपालिका पर अगर कर रही है तो बहुत जरूरी है कि वो न्यायपालिका पे भी करे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो कथन कारण सही है। चलिए मीडिया के कोई 2 उदाहरण दीजिए। रेडियो और टेलीस्कोप नहीं, मीडिया में रेडियो तो आता है पर टेलीस्कोप नहीं। समाचार पत्र रेडियो ये आता है, टेलीविजन आता है पर पुस्तक नहीं आता, धार्मिक ग्रंथ तो आते ही नहीं। तो सही क्या है? समाचार पत्र और रेडियो आपके आते हैं।
अब आज 3 आपके बहुविकल्पीय हो गए, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। वो क्या है, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब आपको बताना है कि लोकतंत्र में मीडिया क्या है। मीडिया की अहम भूमिका है क्योंकि उसे जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है ना। लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका है, ये कार्यपालिका व विधायिका की समस्याओं, कार्यप्रणाली और विसंगतियों की चर्चा करती है, पर न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी से बचती है, क्योंकि भाई ये न्यायपालिका क्या है ना, उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो उस पर वो ज्यादा कार्य नहीं करती है। अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद न्यायपालिका के बारे में मीडिया में कम चर्चा क्यों होती है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन उसके बावजूद भी उस पर सबसे कम चर्चा होती है, ऐसा क्यों होता है। न्यायपालिका प्रजातंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, परंतु इसकी चर्चा मीडिया में कम होती है क्योंकि उसमें पारदर्शिता अधिक होती है। दूसरे, न्यायपालिका अपने विशेषाधिकारों के प्रयोग से मीडिया को दबा देती है। क्या करती है, वो दबा देती है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा अधिकार है न्यायपालिका के पास, तो इस वजह से मीडिया ना दबे, स्वच्छंद काम करे, इसलिए वो ज्यादा फोकस करती ही नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 और खंड खा से। तो 2 तो प्रश्न हमारे खंड का में आए और खंड खा में हमारे 4 प्रश्न आएंगे, प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, जिसमें जो हमारे आधारित रहेंगे व्यवहारिक व्याकरण आधारित। व्याकरण के 4 टॉपिक हैं, पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, फिर उसके बाद है आपके समास और मुहावरे। इन पर 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने, 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे, तो 4-4 नंबर हाउस में लेंगे, तो 16 नंबर का आपका ये व्यवहारिक व्याकरण का खंड रहेगा, ठीक है। फिर से कह रही हूँ, ओवर ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको लगता है सही है, आप उन्हीं को ऑप्ट करो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कीमती रहता है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास पदबंध पर आधारित 5 प्रश्न आ रहे हैं और 5 में से हमें सिर्फ 4 करने हैं। पहला प्रश्न है, महंगी खरीदी हुई शॉल फट गई, रेखांकित पदबंध का नाम लिखिए। रेखांकित क्या है, महंगी खरीदी हुई, तो अब ये क्या है, ये शॉल की विशेषता को बतला रहा है, ठीक है। शॉल क्या है, संज्ञा है, एक वस्तु है, उसकी विशेषता क्या है, वो महंगी खरीदी हुई थी, तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध, ठीक है। अब अगर ये यही अंडरलाइन आपका शॉल तक आ जाता तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता। तो बहुत ध्यान से रखना, जो भी पदबंध का अंतिम शब्द है वो अगर संज्ञा है तो पूरा पदबंध संज्ञा होगा, अगर वो सर्वनाम है तो पूरा पदबंध सर्वनाम होगा। तो ये आपको ध्यान रखते हुए करना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब दरवाजा खोला जा सकता है, क्रिया पदबंध का पहचान कीजिए। तो क्रिया तो बहुत ही आसान है क्योंकि हर वाक्य में एकदम अंतिम में रहती है, तो खोला जा सकता है ये हमारा क्रिया पदबंध हो जाएगा। खोलना क्रिया है और जा सकता है सहायक क्रियाएं हो जाएंगी, तो ये पूरा क्रिया पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सामने की दुकान पर चाय पीने वाला लड़का अपने घर चला गया, रेखांकित पदबंध होगा। तो यहाँ सामने की दुकान पर चाय पीने वाला, ये लड़के की विशेषता क्या है, वो सामने की दुकान में चाय पी रहा है, तो ये सीधे सीधे जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है आपका विशेषण पदबंध, ठीक है। फिर आ जाते हैं, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे, इस वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। तो सर्वनाम पदबंध छांटने के लिए सबसे पहले आपको वाक्य में सर्वनाम छांटना है। सर्वनाम क्या है, तुम, तो इससे पहले का ले लो पूरा सारा, यानी कि चोट खाए हुए तुम, ये आपका पूरा सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, ठीक। अगले आते हैं, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया, संज्ञा पदबंध की पहचान करिए। तो इसमें 2 संज्ञा पदबंध बन रहे हैं। पहली बात है, अगर हम दशरथ पुत्र राम लगाते हैं तो ये भी आपका संज्ञा पदबंध है, और पूरा लगा दे दशरथ पुत्र राम ने रावण, तो वो भी आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाता है और वाक्य में 2-2 संज्ञा पदबंध या विशेषण पदबंध बन रहे हैं तो आप दोनों लिख देना, ठीक है, छोड़ना नहीं। अगर आपको लग रहा है कि 2 बन रहे हैं तो दोनों ही लिख दो, जैसे यहां पर हमने दोनों ही लिख दिए, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 4, जहां पर वाक्य रूपांतरण आधारित, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण आधारित आपके पास 5 प्रश्न आएंगे, आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने, ठीक है। पहला प्रश्न है, उसने स्टेडियम जाकर क्रिकेट मैच देखा। अब इसे आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। सीधे से ये एक सरल वाक्य है, सरल वाक्य से जब भी संयुक्त वाक्य में बदलोगे तो उस वाक्य में आपको 2 क्रियाएं ढूंढनी है। तो पहला तो एक तो उसका स्टेडियम जाना है और दूसरा क्रिकेट मैच देखना है। तो इन्हें 2 अलग अलग सेपरेट जो है वाक्य में लिखिए और बीच में एक अव्यय लगा दीजिए। तो क्या होगा, वह स्टेडियम गया और क्रिकेट मैच देखा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे ही बच्चे को खिलौना मिला वह चुप हो गया, सरल वाक्य में बदलिए। अब ये एक मिश्र वाक्य है,
ठीक है, सरल वाक्य में बदलना है तो इसमें अव्यय हटाने पड़ेंगे, जैसे हटा दो, ठीक है। तो क्या होगा, बच्चे को खिलौना मिलते ही वह चुप हो गया। देखो यहाँ पर बच्चे को खिलौना मिलते ही वह चुप हो गया। तो जब अगर मिश्र वाक्य में अव्यय लगे हैं तो उन्हें आपको हटाना पड़ेगा सरल वाक्य के लिए। और अगर मिश्र वाक्य से संयुक्त भी बना रहे हो तो ये आपको तब भी अव्यय हटा के वहां पर व्याधिकरण अव्यय हटाकर क्या कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगाना पड़ेगा। दुर्घटना होने पर लोगों ने ड्राइवर को जान से मार दिया, मिश्र वाक्य में लिखिए। तो ये क्या है, सरल वाक्य है। तो यहां पर दो क्रियाएं हैं, एक तो दुर्घटना का होना और दूसरा ड्राइवर को जान से मार देना। अलग अलग सेंटेंस बनाइए, पहले सेंटेंस में भी आपको अव्यय लगाना है, दूसरे सेंटेंस में भी लगाना है। जैसे ही दुर्घटना हुई वैसे ही लोगों ने ड्राइवर को मार दिया, जब दुर्घटना हुई तब लोगों ने ड्राइवर को मार दिया, ऐसे कर दो। जो ही दुर्घटना हुई तो ही ड्राइवर को जान से मार दिया गया, सिंपल है कि नहीं। वह व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया, मिश्र वाक्य में बदलिए, ठीक है। तो वह इतना व्यस्त था कि वह आ नहीं पाया, ठीक है। हमने पहले में इतना जैसा आपको अव्यय लगा दिया। नेक्स्ट है, सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है, ठीक है। ये एक सरल वाक्य, तो पहली क्रिया क्या है, सुबह का होना, दूसरा चिड़िया का चहचहाना। सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप सरल वाक्य से संयुक्त या मिश्र में बदल रहे हो उसमें दो क्रियाओं को छाटो और उनसे अलग अलग सेंटेंस बना दो। सेंटेंस बना दोगे और जो भी आपको मिश्र है तो अलग अव्यय लगेगा और अगर संयुक्त है तो अलग अव्यय लगेंगे, ठीक। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5, जहां पर समास आधारित 5 प्रश्न रखे जाएंगे और उनमें आपको 4 करना है। समास आधारित प्रश्न में आपके पास बहुत ही वैरायटी में प्रश्न आ सकते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको परिभाषा भी लिखनी होगी, उदाहरण भी देने होंगे। तो मैं हर तरीके क्वेश्चन में कोशिश कर रही हूँ कि आपके जो 5 सेट में करा रही हूँ उसमें जितने वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन ला सकूं ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न है, द्वंद्व समास में दोनों पदों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। द्वंद्व समास में 2 पद होते हैं ना, पूर्व पद उत्तर पद, और दोनों ही पद समान होते हैं, और उनके बीच और लगता है ना। द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग भी महत्वपूर्ण रहता है और मिलकर संयुक्त अर्थ देता है। उदाहरणता माता पिता, माता और पिता। तो हमेशा दोनों पद आपको बताने, एक तरीके से आप दोनों पद के महत्व यानी कि आप उसकी डेफिनेशन ही बता दोगे। अगला है, अव्ययभाव समास का उदाहरण देकर पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका को बताइए। अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है या पुनरावृत्ति होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो आप खाली एक भी लिख दोगे तो भी सही है कि पूर्व पद अव्यय होता है, ठीक है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, जबकि उत्तर पद उससे जुड़कर अर्थ स्पष्ट करता है। जैसे उदाहरण है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यहां पर पूर्व यथा जो है वो क्या है, अव्यय है। अगला है, तत्पुरुष समास के भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। तत्पुरुष समास के 6 उदाहरण हैं, 6 आपको समझाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें पूर्व पद यानी पहला पद उत्तर पद यानी दूसरे पद का विशेषण या कारक संबंध प्रकट करता है। इसमें कारक चिन्ह का, के, की, से, को, में आदि लुप्त हो जाते हैं। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। तो 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, जैसे ग्राम गमन, ग्राम को गमन। करण से है हस्तलिखित, हाथ से लिखित। संप्रदान है देवालय, देव के लिए आलय। अपादान धनहीन, धन से हीन। संबंध तत्पुरुष राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो इस तरीके से 6 को लिखेंगे और फिर उसका आप यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, फिर उसको उदाहरण आप उसको विग्रह भी करेंगे। दोनों चीजें आपको यहाँ पर करनी होंगी। चलिए, 4th क्वेश्चन है, विद्युतमान शब्द का समास विग्रह करते हुए भेद लिखिए। तो विद्युतमान का क्या होगा, विद्युत का मान, ठीक है। मान मतलब विद्युत मतलब क्या हो गया, बिजली। मान मतलब टेम्परेचर, ठीक है। यह तत्पुरुष समास है जिसमें विद्युत यानी बिजली और मान मतलब मानक रूप मिलकर विद्युत मान यानी बिजली से संबंधित का अर्थ बनाते हैं। तो उदाहरण देकर हमने इसको स्पष्ट कर भी लिया। आते हैं, अव्ययभाव समास की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। अब आपको एक विशेषता बतानी है। विशेषता क्या है, उसका पूर्व पद अव्यय होता है, इतना ही बता दो, एक ही विशेषता तो बतानी है कि नहीं। अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और पूरा समास अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरणता प्रतिदिन, जिसका अर्थ है प्रत्येक दिन। तो आप इस तरीके से उदाहरण दे देंगे।
चलिए अब आगे व्यवहारिक व्याकरण का हमारा अगला प्रश्न है, जो कि है मुहावरों आधारित। मुहावरे के लिए मैंने आपको पहले भी पीडीएफ इशू कर दिया है, आपको जिन जिन बच्चों को चाहिए वो आप मुझे डीएम करिए, आपको जो है वो मुहावरे मिल जाएंगे। जहां पर ई नोट्स का टेलीग्राम आपको लिंक दिया गया है, उस पर आप डायरेक्ट डीएम करोगे, आपको मुहावरे मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हमसे ले भी चुके हैं, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे बाकी भी हैं तो चैप्टर रिलेटेड भी मुहावरे हैं और उसके अलावा बहुत सारे और मुहावरे भी हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे। नहीं ले सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आप 7th 8th की बुक्स लीजिए ग्रामर की, उनमें बहुत सारे मुहावरे हैं, उनको पढ़िए। ठीक, तो इन पे भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाने के बाद भी गरीबों की स्थिति डैश है। तो मुहावरा लिखना है, तो यहाँ पर क्या है, ज्यों की त्यों बनी है, या ढाक के 3 पात, ठीक है, बनी हुई है, आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। स्थिति ढाक के 3 पात है, आप ऐसे लिख सकते हो, या ज्यों की त्यों बनी हुई है, आप ये भी लिख सकते हो। दोनों का अर्थ है ऐसे ही है, मतलब जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आप अभी भी है। पुलिस की पहरेदारी के बाद भी चोर डैश हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर दिया है रफू चक्कर हो गया, 9 2 11 हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो। जो मुहावरा इस जगह सुटेबल होता है आप वहां पर लिख सकते हो। मतलब बेसिकली क्या है, भाग गया तो उसकी जगह रफू चक्कर भी हो गया, 9 2 11 हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। 9 2 11 होना और 5 उंगलियां घी में होने का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका अर्थ लिख दो। ठीक है, जैसे क्या है, 9 2 11 होना यानी कि अचानक भाग जाना, फिर 5 उंगलियां घी में होना ना कि हर तरफ खुशी होना। कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, यानी कि अत्यधिक, अगर सर कढ़ाई में भी बोल दे तो मतलब अत्यधिक खुशी होना, ये कहा जाता है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का वाक्य बनाइए, यानी कि हर एक छोटी छोटी बात में मीन मेक करना। ठीक है ना, ये होता है, वह हर छोटी छोटी बात पर बाल की खाल निकालने लगता है, यानी कि अरे ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, इस तरीके से अर्थ पता होगा तभी वाक्य बना पाओगे। उसके व्याख्यान में गागर में सागर भरने की कला है। इस वाक्य का मुहावरा पहचान कर प्रयोग कीजिए। तो क्या है, गागर में सागर, यानी कि कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कहना, है ना। तो मुहावरा है गागर में सागर। वाक्य है, इस किताब में लेखक ने अपने विचारों को गागर में सागर भरने जैसी शैली में प्रस्तुत किया है। गागर मतलब छोटी होती है और सागर कितना अतः होता है, यानी कि बहुत सारी बातों को बहुत कम शब्दों में बयां कर देना। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड गा में। तो हमारे 2 खंड खत्म हो चुके हैं, खंड गा में हम आ चुके हैं और खंड गा में हमारे पास है हमारी पाठ्य पुस्तकें स्पर्श और संचयन। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्पर्श, आपकी बुक आएगी। स्पर्श 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड में 7 अध्याय हैं, काव्य खंड में 7 अध्याय हैं आपके पास। तो सबसे पहले जो गद्य खंड आएगा आपके पास में, तो गद्य खंड के 7 अध्यायों में से किसी भी अध्याय से एक गद्यांश आपको रखा जाएगा। उस गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और आपको 5 करने होंगे, कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 5 हैं, 1-1 नंबर के हैं, ये 5 नंबर के रहेंगे। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। क्या है, ग्वालियर से मुंबई की दूरी। तो क्या है, ये इतना ही पढ़ने में हमें समझ में आ गया चैप्टर कौन सा है। अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले, निदा फाजिली द्वारा लिखा गया है। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से अपना घर छीन लिया। इनसे कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट में एक मचान में घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी भी कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुस कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां इनका आशियाना था एक जाली लगा दी। ठीक है, उसको बंद कर दिया। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते। मगर अब ना सोलोमन है और वो उनकी जुबान को समझकर उनके दुख बांटने ना मेरी माँ, जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे।
ठीक है, तो ये गद्यांश दे दिया गया। अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, दोनों कबूतर आपके घर के बाहर खामोश और उदास क्यों बैठे थे? अब बताइए क्यों बैठे थे, देखते हैं। उनकी उदासी को समझने वाला कोई नहीं है, उनकी जुबान को समझ इनका दुख बांटने वाला कोई नहीं है, वह बोल नहीं सकते, उनके रहने की जगह छीन ली गई है। तो अब वो खामोश और उदास क्यों बैठे हैं? क्योंकि भाई ये तो है उनकी जगह छीन ली गई है, लेकिन यहाँ पर जो गद्यांश में दिया गया है वो सही है, उनकी जुबान को अब समझने वाला, दुख बांटने वाला क्यों नहीं, तो इसीलिए चुपचाप बैठे, अपना दुख बांटे तो किसको बांटे। अगला है, दो छोटे कबूतरों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? बड़े कबूतरों की, जो उनके माँ बाप थे। तो सही क्या है? बड़े कबूतरों की। नेक्स्ट है कारण, कथन कारण आधारित है। क्या दिया है, अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है, इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदे चरिंदों से अपना घर छीन लिया है। सही है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया है। तो हम क्या कहेंगे, कथन और कारण जो है वो दोनों सही हैं, लेकिन कारण उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। अब इसको समझो भाई, बस्ती बन गई है, ना जाने कितने के छीन लिया गया, तो अब जिनका छीना गया क्यों? क्योंकि वहां पर जंगल काट दिए गए, कारण ये था, और वहां पर बस्ती बना दी गई। लेकिन ये इसको उल्टा कर दें, अगर इसको हम कथन में कर दें, कारण में कर दें तो सही है। तो कथन कारण दोनों सही होते हुए भी कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। कबूतरों को उनके बच्चों से क्यों अलग कर दिया गया? क्या कारण था? लेखक के परिवार को बहुत परेशान करते थे, वे अपना दुख किसी से कह नहीं सकते थे, उनके रहने की जगह सही नहीं थी, अब उनके दुख को समझने वाला कोई नहीं था। तो क्यों अलग कर दिया गया था? क्योंकि वो लेखक के परिवार को बहुत परेशान कर, अंदर घुस जाते थे, गंदगी करते थे, सामान को तोड़ते फोड़ते थे, इसीलिए उन्हें अलग कर दिया गया था। लेखक का घर अभी जहां है वहां पहले क्या था? पहले वहां क्या था? बहुत सारा जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। तो क्या लिखेंगे? जंगल था। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 8 पे, जहां पर हमारे सामने गद्य खंड के 7 अध्यायों में से कोई 4 प्रश्न रखे जाएंगे और आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, सिर्फ कितने करने हैं? 3 प्रश्न करने। अब इन 3 प्रश्नों में जो आप उत्तर देंगे, हर प्रश्न का 25 से 30 शब्दों में देंगे, और एक प्रश्न के लिए मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, कितने मिलेंगे? 2 नंबर। तो इस तरीके से जब आप 3 प्रश्न करोगे तो कितने मिल जाएंगे? 6 नंबर। तो एक तरीके से गद्य खंड का आपका हो गया 11 नंबर, 5 बहुविकल्पीय और 6 आपके लघु उत्तरीय नंबर। तो इस तरीके से 11 नंबर आपके गद्य खंड के आएंगे और 11 नंबर काव्य खंड के आएंगे। तो 22 नंबर सिर्फ आपकी क्षितिज बुक से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये 4 प्रश्न क्या दिए गए हैं। पहला है, बड़े भाई साहब कहानी में बड़े भाई द्वारा घमंड को एक बुराई के रूप में दिखाया गया। किसके दिखाया? एक बुराई के रूप में दिखाया गया। घमंड का विरोध करने के लिए बड़े भाई द्वारा कौन कौन से उदाहरण दिए गए? अब उन्हें आपको बताना है कि कौन कौन से उदाहरण दिए जा रहे हैं। ठीक है, कहानी में बड़े भाई ने घमंड को इंसान की कमजोरी बताया है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने रावण और शैतान के उदाहरण दिए। रावण अंग्रेजों से भी बड़ा राजा था, किंतु घमंड के कारण उसका अंत हो गया। शैतान को घमंड के कारण नरक भोगना पड़ा। शाहे रूम को भीख मांगनी पड़ी और भीख मांगते मांगते ही वह मर गया। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी गुण पर घमंड करेगा तो उसका हाल भी इन तीनों जैसा ही होगा। तो उन्होंने इस तरीके से समझाया कि भाई तुम बहुत कम पढ़ के और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, तो इसलिए तुम्हें अपने अंदर घमंड नहीं करना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, तातारा वामीरो कथा के अनुसार गांव वाले तातारा के सदाचारी व्यक्तित्व से परिचित और प्रभावित थे, फिर भी वामीरो के मामले में उन्होंने उसका साथ क्यों नहीं दिया? इसका सबसे बड़ा ये कारण था क्योंकि वो चाहे भले तातारा की इतनी इज्जत करते हों, उसको इतना पसंद करते हों, लेकिन वो गांव की परंपरा के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। इसी क्योंकि तातारा वामीरो का प्रेम जो था वो क्या था? वो गांव की परंपरा के खिलाफ था। इसीलिए उन्होंने वामीरो के मामले में तातारा का साथ नहीं दिया था, वो उसके विरोध में आ गए थे। तातारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। लेकिन जब लोगों को तातारा और वामीरो के प्रेम का पता चला तो गांव के लोग भी उसके विरुद्ध हो गए। दोनों अलग अलग गांव से थे और उस समस्या के रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग गांव के निवासियों के बीच विवाह संबंध नहीं था। इस कारण उन्होंने वामीरो के मामले में साथ नहीं दिया। क्या हो गया? उन्होंने सीधे साथ नहीं दिया कि भाई हम नहीं दे सकते आपका साथ। ठीक।
नेक्स्ट आते हैं, वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत क्यों थी, कारतूस पाठ के आधार पर बताइए। क्योंकि वो एक सच्चा देशभक्त था और वो ये देख रहा था कि अंग्रेज किसी भी हाल में बस भारतीयों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो इसीलिए वो जैसे भी हो वो उनके विरुद्ध था। और दूसरी, उसकी अवध की गद्दी भी उन अंग्रेजों के साजिश के चलते ही छूटी थी, तो वो और उसकी नफरत बढ़ गई थी। वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत थी क्योंकि वह एक सच्चा देशभक्त था और वो नहीं चाहता था कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर शासन करें। इसी कारण से वो अपने शासन में अपने क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभाव नहीं पड़ने दिया और साथ उनके अत्याचारों के प्रति भी आवाज उठाई थी कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अंग्रेज जो है वो अवध पे कब्जा कर चुके थे, तो वो बिल्कुल नहीं उनको पसंद कर रहा था। चौथा प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म को सेलुलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है। तो सेलुलाइट मैंने आपको बताई फिल्म की रील और फिल्म को पर्दे को बोलते हैं, ठीक है। क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें जो गद्य में जैसे प्रस्तुत थी पूरे भावों के साथ उसे पर्दे पर भी एज इट इज उतारा गया था। सेलुलाइट का अर्थ है फिल्म को कैमरे की रील में उतारकर चित्र प्रस्तुत करना। तीसरी कसम फिल्म को सेलुलाइट पर लिखी कविता कहने के पीछे का कारण था कि यह फिल्म अपने में सघन, सूक्ष्म और गहरी भावनाएं सजोई थी। मतलब जो हम कविताओं को पढ़ने पर हमें जो आनंद मिलता है, जो भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, वो इस फिल्म के अंदर मौजूद थी। तीसरी कसम आम मसाला फिल्मों से हटकर थी। इसमें गांव के जीवन का बड़ा ही सटीक चित्रण हुआ है। यह एक फिल्म की तरह अनुभूति ना कराकर एक कविता के समान अनुभूति कराती थी, मानो कि सेलुलाइट की फिल्म पर कविता उतार दी गई हो। इस फिल्म को देखने वाले दर्शक को इस फिल्म को देखने पर एक कविता के मधुर प्रवाह जैसा अनुभव होता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस फिल्म को सेलुलाइट पर लिखी कविता कहा गया है। चलिए अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 और 10 जो है वो हमारे काव्यखंड आधारित रहेगी। तो काव्यखंड में भी आपके पास 7 अध्याय हैं। कितने हैं? 7 अध्याय। तो इन 7 अध्यायों में से किसी भी एक अध्याय से एक कुछ कविता की पंक्तियां आपके पास यहाँ रख दी जाएंगी। उन पंक्तियों पर आधारित आपके पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 आपको करने हैं, ऑप्शन आपके पास में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। राह कुर्बानियों की नावीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये चैप्टर है कर चले हम फिदा। ठीक है कि तुमने पूरा पढ़ा हुआ है। चलिए अब इस पर देखते हैं 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, राह कुर्बानियों की नावीरान हो से क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं कवि। देखते हैं। सैनिक सोच समझकर आगे बढ़ें, बलिदानी सैनिक आगे बढ़ने की सोच में रहें, सैनिक देश के बारे में सोचते रहें, बलिदानी सैनिकों की परंपरा बनी रहे। तो राह कुर्बानियों की नवीरानों मतलब बलिदानी सैनिकों की परंपरा बनी रहे। सैनिक किसे सजाने के लिए कह रहे हैं, कुर्बानियों की राह सजाने के लिए कह रहे हैं ना। तो देखते हैं, जश्न मनाने को, भारत माता को, बलिदानी सैनिकों के काफिले को या देश की कुर्बानियों को। तो सही यहाँ पर क्या है, बलिदानी सैनिकों के काफिले, यानी कि भाई हमने तो बलिदान दे दिया मगर और काफिले आते रहे और बलिदान होता रहे। ठीक है। सर पर कफन बांधने के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है। सर पर कफन बांधने का सीधे सीधे मतलब होता है यानी कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहां पर जान जाने का खतरा है। ठीक है। देश पर बलिदान होने की ओर, सिर बचाने की ओर, सिर पर मुकुट बांधने की ओर या जीवित रहने की ओर। तो सही सही क्या है, देश पर बलिदान होने की ओर वो इशारा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, फतह का जश्न से क्या तात्पर्य। फतह मतलब क्या होता है, जीत, जश्न मतलब पार्टी या खुशी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जीत की खुशी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, काव्यांश में प्रयुक्त काफिले शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। सेवकों के लिए, देश पर मर मिटने वालों के लिए, युवाओं के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए। तो किसके लिए हुआ है, देश पर मर मिटने वालों के लिए हुआ है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 में हमारे पास क्या दिया गया है, काव्य खंड के 7 अध्यायों में से ही कोई 4 प्रश्न आपके पास रखे जाएंगे। आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने होंगे। हर प्रश्न का उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना होगा और एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे। तो 3 प्रश्न करने हैं, 6 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे गद्य खंड में अभी पूछा गया था वैसे ही काव्य खंड में प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन वर्ड लिमिट से ज्यादा देखेंगे,
वहां पर कई बोलते ना, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मुझे आपको ज्यादा अच्छे से समझाना पड़ता है, तो उन्हें मैं जैसे होते हैं उन्हें एज इट इज लिख देती हूँ, उनको मैं कट शॉर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती वर्ड लिमिट के अंदर लाने की कोशिश? क्योंकि मैं, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। कट शॉर्ट आप अपने आप कर लेना, क्योंकि भाई क्लास 10th में हो, आपको वर्ड लिमिट के अंदर कट शॉर्ट करना तो आता ही आता है, तो वो आप कट शॉर्ट खुद कर सकते हो, क्योंकि मुझे समझाने के लिए आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, मीराबाई रचित द्वितीय पद के अनुसार अपने आराध्य को पाने के लिए मीरा क्या क्या करना चाहती हैं? अब मीरा ने उनकी चाकरी करने की बात करी है कि किसी तरीके से उनको चाकर बना ले, और साथ ही साथ वो उनके दर्शन करती रहेंगी, उनके लिए बाग लगाएंगी, महल बनाएंगी, उसमें झरोके लगाएंगी, वृंदावन की गलियों में गाना गाएंगी, सब चीजें उन्होंने कही। तो वही चीजें आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, कवित्री मीरा अपने प्रभु की भक्ति में डूबकर उनका सामीप्य और दर्शन पाना चाहती हैं। इसके लिए वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें अपनी चाकरी में रख ले, यानी कि उन्हें अपना सेवक बना ले। मीरा बाग लगाना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण वहां घूमने आए और उन्हें दर्शन मिल सके। वे श्री कृष्ण का गुणगान व्रज की गलियों में करती हुई घूमना फिरना चाहती हैं। मीरा विशाल भवन में भी बगीचा बनवाना चाहती है ताकि उस बगीचे में घूमते श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। वे श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनती हैं और अपने प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि वे आधी रात जमुना के किनारे मिलने की कृपा करें, क्योंकि इस मिलन के लिए उनका मन बेचैन है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या क्या करा है, ये सारी चीजें तो लिख दी और उनकी बेचैनी का कारण भी बता दिया। अगला प्रश्न है, पर्वतीय प्रदेश में पावस कविता में झरनों का वर्णन किस रूप में किया गया? अपने शब्दों में लिखिए। तो झरने यहाँ पर बताए हैं कि मोती की लड़ियों से हैं, झाग से हैं, और वह पर्वतों का गौरव गान गा रहे हैं। ये सारी चीजें बताई थी ना, उसको लिखना। इस कविता में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु होने पर वहां प्रकृति पल पल बदल रही है। पर्वतों की ऊंची चोटियों से सरसर करते बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो झरने पर्वत के गौरव का गुणगान करते हुए झरझर बह रहे हैं। इन झरनों की करतल ध्वनि ये कवि के नस नस में उत्साह का संचार कर रही हुई, इतना तेज जो पानी बह रहा है उससे कहीं ना कहीं सभी उत्साहित हो जाते हैं। पर्वतों पर बहने वाले झाग भरे झरने कवि को मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं, जिससे पर्वत की सुंदरता में और निखार आ रहा है। ठीक है, अब चूंकि इतना अच्छी ध्वनि होगी तो पर्वत और भी ज्यादा जो है एक्साइटेड लगेंगे और भी लोग वहां जाने की कोशिश करेंगे, है ना। मनुष्यता कविता में कवि ने कैसे जीवन को व्यर्थ बताया है और क्यों? वो कैसे जीवन को व्यर्थ बता रहे हैं? जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही सोचता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या होगा? पशु के समान होता है, क्योंकि पशु अपने लिए ही जीता और खाता है। कवि ने व्यर्थ उस जीवन को बताया है जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, स्वार्थी है और स्वयं के हित में ही रहने वाले लोग दूसरों की चिंता नहीं करते हैं और पशु समान प्रवृत्ति को दिखाते हैं। उन्हें सिर्फ अपना फायदा नुकसान दिखता है और उन्हें किसी और की चिंता नहीं होती। इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन को कवि ने व्यर्थ बताया। व्यर्थ मतलब पूरी तरह बेकार बताया कि भाई जो सिर्फ अपने लिए जी रहा है, ऐसे व्यक्ति का जीना ना जीना बेकार है ना। अगला प्रश्न है, तोप कविता के आलोक में विरासत में मिली चीजों के महत्व का अपना दृष्टिकोण लिखिए। हमें जो चीजें अपने पूर्वजों से मिलती हैं उनका क्या महत्व है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की मेहनत, उनकी लगन को हमें दिखाती हैं। साथ ही साथ पूर्वजों द्वारा जो गलतियां की गई हैं ये सीख भी देती हैं कि वो गलतियां हमको नहीं दोहरानी है। तो ऐसी कई बातें हैं जो हमें इन विरासत के महत्व को प्रदर्शित करती हैं। विरासत में मिली चीजों का बहुत बड़ा महत्व इसलिए होता है क्योंकि वे हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। विरासत में मिली इन चीजों से हम अपने पूर्वजों की उपस्थिति को महसूस करते हैं। इन चीजों का अपना महत्व और इतिहास होता है। उदाहरण के लिए 1857 की तोप जो कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर स्थित है वह हमें अंग्रेजों द्वारा सौंपी गई थी, जिसकी संभाल की जाती है। इससे हमें प्राचीन सभ्यता संस्कृति के बारे में पता चलता है, साथ ही भविष्य के प्रति सावधान रहने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि जो गलती हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों पर विश्वास करके की थी, ऐसी गलती हमें अब विदेशी की शासकों के ऊपर करके नहीं करनी है। ठीक, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में हमारे पास जो है हमारी बुक संचयन, जो संचयन भाग 2 है ना, इसके 3 अध्यायों में से 3 प्रश्न रखे जाएंगे और हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। हर प्रश्न का उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है, यानी कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा ये गड़बड़ हो गया है, अच्छा हाँ, एक प्रश्न के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं, तो जब आप 2 प्रश्न करोगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा।
ठीक है, तो बहुत सावधानी से करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम जब सिर्फ 3 ही चैप्टर दिए हैं और 3 ही प्रश्न आएंगे हर से, तो हम सिर्फ 2 चैप्टर रेडी करें। ऐसा नहीं करना, मैं हमेशा कहती हूँ। मान लीजिए आपने 3 चैप्टर पढ़े, 3 में से आपने 2 ही चैप्टर पढ़े, तो लास्ट वाला चैप्टर जो आपका टोपी शुक्ला था आपने छोड़ दिया, आपने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े, हरिहर काका और सपनों के से दिन। क्वेश्चन तीनों में से आए, सपनों के से दिन से जो प्रश्न आया वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका आंसर हम क्या लिखें, सीधी सी बातें नहीं आ रहा है, तो और लास्ट वाला आपने पढ़ा नहीं है, तो 3 में से सिर्फ आप एक ही कर पाओगे ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि तीनों चैप्टर प्रिपेयर करो, उन्हें अच्छे से पढ़ो। ठीक है, पहला प्रश्न है, महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण उनके चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है? इससे ठाकुर भाड़ी जैसी संस्थाओं के प्रति आपके मन में कैसी धारणा बनती है, इस विषय में अपने विचार लाइए। तो महंत का एक स्वार्थी और क्रूर स्वरूप निकलकर सामने आया। ठीक है, चूंकि वो एक मठाधीश था तो उसके अंदर वो विनम्रता और त्याग परोपकारिता होनी चाहिए, जो कि नहीं थी, है कि नहीं। महंत का चरित्र उत्तम नहीं था, वह नाम मात्र का ही महंत था, अंदर से वह ढोंगी और धन का लालची था। उसकी नजर हरिहर काका की जमीन पर थी, उसके घर की आपसी कलह का वह लाभ उठाना चाहता था। हरिहर काका के घर में जो आपसी कलह चल रहा था उसका लाभ उठाना चाहता था कि भाई उनको ना मिले, हमको मिल जाए जमीन। जब हरिहर काका ने जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखने से मना कर दिया तो वह उनका अपहरण करवा लेता है। यह घटना महंत के शारीरिक पतन की ओर संकेत करती है। ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं से इस तरह की घटना होना धार्मिक उन्माद फैलाता है, क्योंकि लोग ऐसी संस्थाओं पर विश्वास नहीं करेंगे, और जब विश्वास नहीं करेंगे तो अराजकता फैलेगी। महंत जैसे लोभी और ढोंगी आज ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार की संस्था का उद्देश्य समाज में केवल अंधविश्वास और पाखंड फैलाना है। ऐसा नहीं कहते कि सारी संस्थाएं ऐसा करती हैं, लेकिन जहां पर इस तरीके से लोभी मठाधीश बैठे हों वहां पर ऐसा जरूर हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, सपनों के से दिन पाठ में अभिभावकों की तरह आजकल के कुछ अभिभावक अपने बच्चों को खेल कूद में रुचि लेने से रोकते हैं और समय बर्बाद ना करने की सलाह देते हैं। क्या बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए यह सही है? तर्क सहित दीजिए। नहीं, सर्वांगीण विकास के लिए जहां पढ़ाई जरूरी है वहीं खेल भी उतना ही जरूरी है। तो अगर रोका नहीं, अब ये नहीं है कि पूरा टाइम ही खेला जाए, एक बैलेंस टाइम एक होना चाहिए कि पढ़ाई में भी दे रहे हो तो बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी आपको समय देना होगा। पाठ के अभिभावकों की तरह आजकल के कुछ अभिभावक अपने बच्चों को खेल कूद में रुचि लेने से रोकते हैं। उन्हें लगता है कि खेलने कूदने से समय बर्बाद होता है, इसलिए वे अपने बच्चों को केवल और केवल पढ़ाई करने की सलाह देते हैं। सही मायने में यह सही नहीं है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है। जहां एक और पढ़ाई लिखाई से बच्चों का मानसिक विकास होता है, वहीं दूसरी ओर खेल कूद उनके शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों का सर्वांगीण विकास ही उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होता है। भाई अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो चाहे आप पढ़ने में जितने तेज हो, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी होता है, और खेलने से अच्छा शारीरिक व्यायाम क्या हो सकता है कि नहीं। अतः पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी उनके लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आपका घनिष्ठ मित्र दूसरे मजहब का है, आपके घर पर उसका आदर सत्कार किस प्रकार होता है? टोपी शुक्ला पाठ के संदर्भ में विस्तार से उत्तर दीजिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप सभी के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करना कि दूसरे मजहब के जो भी आप लिखो, आपके यहाँ जैसा भी होता हो वो हम नहीं कह रहे, लेकिन आपको पॉजिटिव आंसर ही देना है, कभी भी निगेटिव आंसर नहीं देना। ठीक है, चलिए। हमारा मित्र यदि दूसरे मजहब का है और हमारे घर पर आता है तो हम उसका प्रेम पूर्वक स्वागत करेंगे, उसे आदर से बैठने को कहेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उससे प्रेम पूर्वक बातें करेंगे। इरफान की दादी टोपी से प्रेम पूर्वक मिलती थी और उसे स्नेह करती थी। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि टोपी हिंदू है। इसी प्रकार हमारे घर के सदस्य भी हमारे मित्र से स्नेहपूर्ण बातें करेंगे। मैं अपने मित्र को इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा कि वह हमारे मजहब का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होगी। चलिए, अब हम आ जाते हैं खंड घ, जो कि है हमारा आखिरी खंड। ये हमारे रचनात्मक लेखन के 6 जो हमारे विषय हैं, 6 आपके टॉपिक दिए गए हैं ना, तो उन पे आधारित है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 12 आता है, जहां पर हमारे सामने रखे जाएंगे 3 अनुच्छेद और हमें करना है सिर्फ 1 अनुच्छेद। ठीक है, तीनों अनुच्छेद में आप बहुत सतर्कता के साथ पढ़ना और ये देखना किस विषय पर आप ज्यादा अच्छा ज्ञान रखते हो।
अच्छे से लिख सकते हो वही आप ऑप्ट करना, ठीक है। वर्ड लिमिट के ज्यादा नहीं जाना है, 120 शब्दों में आपको लिखना है। जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जल ही जीवन है। इस पर संकेत बिंदु दिए हैं, जल का महत्व, संरक्षण और जल चेतना। तो बहुत कम शब्दों में ही आपको तीनों समझाने, 120 शब्द होते हैं, बहुत कम होते हैं। आप अगर इसको डिवाइड करो तो 4 4 8 4 12 यानी कि 40 शब्दों में आपको हर एक टॉपिक को लिखना है। चलिए देखते हैं। जल मानव जीवन का आधार है। पृथ्वी पर सभी जीवों का अस्तित्व जल पर निर्भर करता है। मनुष्य के दैनिक कार्य, पीना, खाना बनाना, स्वच्छता, कृषि तथा उद्योग सभी में जल का अत्यंत महत्व है। बिना जल के ना तो अन्न उत्पादन संभव है और ना ही जीवन की कल्पना की जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आज बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और प्रदूषण के कारण जल स्रोत तेजी से घट रहे हैं। नदियां, तालाब, भूजल स्तर दूषित एवं कम होते जा रहे हैं। ऐसे में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। वर्षा जल संचयन, जल का संयमित उपयोग और जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जल चेतना विकसित करना समय की मांग है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना होगा कि जल की एक एक बूंद कीमती है। यदि हम आज जागरूक नहीं हुए तो भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जल बचाना ही जीवन बचाना है। यानी कि बहुत जरूरी है कि जल अगर बचाना है तो हम क्या करें कि अगर हम जल बचा रहे हैं इसका मतलब हम अपना जीवन बचा रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो ही जाएगा। दूसरा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ठीक है। अब इस पंक्ति पर आपको लिखना है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद लिखने के लिए आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। क्या है? पहले आपको अर्थ बताना है, फिर जीवन की सार्थकता में इस चीज को साबित करना है, फिर आनंद का स्रोत बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पंक्ति का अर्थ क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई का अर्थ है कि दूसरों का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का जीवन केवल अपने सुख साधनों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे समाज और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, दुखियों का सहारा बनते हैं और जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तभी हमारे जीवन का वास्तविक सार्थकता सिद्ध होती है। सही मायने में हमारा जीवन तभी सिद्ध होता है। परहित की भावना मनुष्य को महान बनाती है। अब देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। हम लोग ने कविता पढ़ी ना मनुष्यता, उसमें क्या था? परहित तो बताया गया था। उसमें कर्ण, दधीचि, रंतिदेव, कई लोगों के बारे में बताया गया। यह हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा, दया और करुणा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। दूसरों के लिए किया गया छोटा सा कार्य भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। वास्तव में परोपकार ही सच्चे आनंद का स्रोत है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष और प्रसन्नता मिलती है। यही सच्चा सुख है जो धन या पद से प्राप्त नहीं हो सकता। अतः हमें परहित को ही अपना सर्वोच्च धर्म मानना चाहिए, ठीक है। तो जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उतने ही हमें लिखना, बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। फिर है तीसरा हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए हमारी कविता पंक्ति से दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें क्या लिखना है? परोपकार और त्याग की भावना। दूसरा है मानवता ही सच्चा धर्म है, स्वार्थ से ऊपर उठने का संदेश। अब देखिए इसके पहले वाला जो अनुच्छेद हो ये लगभग मिलता ही जुलता एक ही बात को हमसे कह रहा है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, ये कथन सच्ची मानवता और आदर्श जीवन का संदेश देता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसमें परोपकार और त्याग की भावना विद्यमान हो। जो व्यक्ति केवल अपने सुख और लाभ के बारे में सोचता है वह सच्चा मनुष्य नहीं कहलाता। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे और उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहे। आवश्यकता पड़ने पर यदि वह समाज, राष्ट्र और मानवता के हित में अपना सर्वस्व अर्पित कर दे तो उसका जीवन महान बन जाता है। वास्तव में मानवता ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सेवा की भावना है। हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं ये हमारा धर्म होता है। यह पंक्ति हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। अतः हमें मानव सेवा को ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बनाना चाहिए। मानव सेवा यानी कि दूसरों की सेवा।
चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 में, जहां पर हमारे सामने 2 पत्र दिए रहेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ औपचारिक पत्र है, पैटर्न अच्छे से समझा चुकी हूं, इसका क्या प्रारूप रहता है, फॉर्मेट आपको पता है। दोनों में से जिस भी लेटर में आप, जिस पत्र में आप अच्छे से लिख सकते हो, विषय वस्तु एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आप ऑप्ट करना। और ये आपको लिखना होगा 100 शब्दों में। इसके लिए जो भी आप पत्र करोगे वो 5 नंबर का होगा, ठीक है, 100 शब्द, ज्यादा नहीं। नगर निगम को एक पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सुझाव हो। ठीक है, नगर निगम को आप पत्र लिख रहे हैं। सेवा में नगर निगम जयपुर, जयपुर। दिनांक डाल देंगे जो भी आप, जिस भी डेट को, जैसे आपको 2 मार्च का पेपर है तो आप 2 मार्च की ही डेट डालना। विषय है नालियों की सफाई व कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के संदर्भ में। महोदय, श्रीमान, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र बरकत नगर की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र बरकत नगर में सभी नाले और नालियां गंदगी से भरे पड़े हैं तथा उनका गंदा पानी गलियों में बह रहा है। बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है, जिसके कारण चारों ओर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसमें मक्खियां व मच्छर पनप रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहाल हो गया है। साथ ही मलेरिया, डेंगू फैलने का खतरा है। भाई मच्छर फैलेंगे तो ये भी होगा। आजकल तो वैसे भी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, अतः आपसे अनुरोध है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कृपया नालियों की सफाई व कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की समुचित व्यवस्था के लिए उचित कार्यवाही करें। तो भाई हमारे यहाँ बहुत गंदगी है और हमने सुझाव दे दिया कि भाई आप कर दीजिए। धन्यवाद, भवदीय मुकेश कुमार, बरकत नगर। क्योंकि आप नीचे आपको बरकत नगर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना क्षेत्र बताना पड़ेगा, किस क्षेत्र। वैसे तो आपने लेटर में भी लिख दिया है, अंदर लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एंड में भी लिख दो तो चलता है। अब अथवा करके दूसरा पत्र है हमारे पास, क्या है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति यानी कि फीस माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल, पालम कॉलोनी, दिल्ली। डेट डाल दीजिए, फिर लिखिए विषय शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 9वीं A कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक प्राइवेट फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जिनका वेतन कम है। अब आपको रीजन देना पड़ेगा, आप अपनी फीस माफी के लिए लिख रहे हो, ठीक है। घर में कुल 6 सदस्य हैं, जिनका निर्वाह पिताजी की कमाई पर निर्भर है। मेरा एक छोटा भाई भी है, इस स्कूल की 6ठी कक्षा का छात्र है। हम दोनों भाइयों की फीस देना पिताजी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। मैं पिछली कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैं विद्यालय की कबड्डी टीम का सदस्य हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरी फीस माफ करने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकूं। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य बलवंत कुमार, कक्षा 9वीं A, अनुक्रमांक 2। अब आपके स्कूल में आपकी आइडेंटिफिकेशन आपकी क्लास और आपके रोल नंबर से होती है, नाम से हम इतना नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप ऐसा कोई लेटर लिख रहे हैं तो एंड में अपना क्लास, सेक्शन और अपनी जो क्या कहते हैं रोल नंबर है उसे जरूर मेंशन करें, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14। अब यहां पर हमारे सामने दिया गया है 2 सूचना, 2 में से कोई भी एक सूचना करनी है। सूचना 25 से 30 शब्दों में करनी है और 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो सूचना के फॉर्मेट में मैं आपको पहले बता चुकी हूं, आपको बॉक्स के अंदर सूचना लिखनी है, ठीक है। पहले बॉक्स बनाइए, फिर सूचना लिखिए। सबसे पहले जिस क्या कहते हैं संस्थान द्वारा सूचना इशू हो रही है उसका नाम लिखेंगे, फिर सूचना, जैसे इलाइट अपार्टमेंट पालम की तरफ से। क्वेश्चन क्या है, आप सोसाइटी के अध्यक्ष है, सोसाइटी को स्वच्छ रखने हेतु सूचना पट पर 25 से 30 शब्दों में सूचना आपको लिखनी है। तो कोई भी आप जो है सोसाइटी का नाम लिखेंगे, फिर सूचना, दिनांक डालेंगे, फिर विषय रहेगा सोसाइटी को स्वच्छ रखने हेतु। सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आजकल सोसाइटी में जहां तहां पत्ते, प्लास्टिक, गंदगी नजर आने लगी है। आपसे निवेदन है कि घर के सभी सदस्यों को जागरूक करें ताकि वे ऐसा ना करें। वातावरण की स्वच्छता बनाए रखने हेतु यह कदम उठाया जा सकता है। यदि कोई गंदगी फैलाते हुए देखा गया तो उसे निर्धारित जुर्माना भरना होगा। अध्यक्ष, एलाइट अपार्टमेंट, सिंपल, ठीक है। तो आपने इसको सूचना में दे दिया। अगला हमारा जो सूचना है वो क्या है, सागर अपार्टमेंट के सचिव की ओर से अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को जल की बर्बादी रोकने हेतु 50 शब्दों में सूचना तैयार करनी है, ठीक है। अब ये फिर से एक सोसाइटी द्वारा है, लेकिन अब सचिव इस चीज के लिए बोल रहे हैं कि पानी की बर्बादी ना हो। बॉक्स बनाइए, लिखिए सागर अपार्टमेंट, रोहिणी, दिल्ली, जो आपको नाम दिया गया है। सूचना, डेट डालिए। डेट हमेशा वही रहेगी जिस डेट को आप लिख रहे हो, जैसे कि 2 मार्च लिख रहे हो तो 2 मार्च रहेगी, यानी कि आपका रहेगा 2 मार्च 2026, ठीक है। जल की बर्बादी रोकने के संदर्भ में
आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि हमारे अपार्टमेंट में जल की कमी हो रही है। बड़े ही दुख के साथ यह सूचित किया जा रहा है कि अपार्टमेंट के कुछ सदस्यों द्वारा जल का अनुचित व्यय किया जा रहा है, यानी कि वो पानी को बर्बाद कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। जल के बिना जीवन नहीं। अतः आप सभी से यह अनुरोध है कि कृपया जल के इस अपव्यय की रोकथाम करने में हमारा सहयोग करें व अन्य लोगों को भी जागरूक करें। सचिव रणजीत कुमार। ठीक है, कोई भी नाम जो आपका नाम हो आप लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो नाम आपके लिए अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 15, जहां पर हमारे सामने 2 विज्ञापन रहेंगे। दोनों में से जिस भी विज्ञापन के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो वो लेना। ठीक है, जो भी विज्ञापन करोगे उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। सेल फोन विक्रेता है तो एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखिए। फोन फोन फोन, इधर एक फोन की पिक्चर बना दो, जीवो फोन। अब यहाँ पर सेल फोन का बनाना है, कोई भी कंपनी कर दो, तो हमने कंपनी कर दी जीवो फोन। अब उसकी क्वालिटी लिख दीजिए, भाई फोन खरीदे क्यों। ड्यूअल सिम फोन सिर्फ और सिर्फ रुपए 7,800 में, इतना कम ड्यूअल सिम है। ठीक है, फ्रंट कैमरा है, 4 GB इंटरनल मेमोरी है, तो इतना क्वालिटी दे दो कि भाई सिर्फ 7,500 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं। और विज्ञापन हमेशा बॉक्स में ही बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और किसी भी तरह का कलर, हाइलाइटर, व्हाइटनर इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, खाली ब्लू पेन और पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन का प्रारूप लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए, जिसमें आपके पिताजी द्वारा बेची जाने वाली कार का विस्तृत जानकारी हो। यानी कि एक पिताजी की पुरानी कार है जिसे वो बेचना चाहते हैं, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो एक कार की पिक्चर बना दीजिए, सेल सेल सेल, सुनहरा मौका, जल्दी आओ जल्दी पाओ, बिल्कुल सस्ते दाम में कार अपने नाम करो, पुरानी कार के दाम पर एकदम नई कार, 3 वर्ष पुरानी चमचमाती कार है जिसका रंग हल्का काला है, कीमत 2 लाख रुपए मात्र। अब आप कार बेच रहे हो तो संपर्क कहां करेंगे, देखिए संपर्क का पता है लल्लन राम सेक्टर 6 बिजली टोली रायपुर छत्तीसगढ़, मोबाइल नंबर दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपको उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस ये सब देना होगा। चलिए, अब आ गए प्रश्न संख्या 16, जो कि हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। यहां पर एक ईमेल और एक लघु कथा रहेगी, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आपको करना है। ठीक है, अब यहां से जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको 5 नंबर, ईमेल लिखोगे तो 5 नंबर या लघु कथा लिखोगे तो 5 नंबर। ठीक है, विद्यालय में 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य का ईमेल एड्रेस दे दिया गया है। कोई एक ईमेल लिखिए क्योंकि आपको बुखार आ गया है। ईमेल बॉक्स में बनाएंगे, विज्ञापन, सूचना और ईमेल, ये 3 चीजें आपकी बॉक्स के अंदर रहेंगी। ठीक है, बॉक्स बनाइए, 2 लिखिए, उसके आगे जो ईमेल एड्रेस है, अगर नहीं भी दिया है तो आपको एक इमेजिनेटिव ईमेल एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा। फिर बीसीसी लिखिए, सीसी लिखिए, विषय है विद्यालय से 2 दिन के अवकाश हेतु। महोदय, मैं कक्षा 10 का नियमित छात्र हूं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल मौसम तेजी से परिवर्तित हो रहा है और आसपास काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसी बदलते मौसम के कारण मुझे भी सर्दी का भयंकर प्रकोप होने से तेज बुखार आ गया है। ठीक है, इसी वजह से मैं कक्षा में उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थ हूं। डॉक्टर ने 2 दिन की नियमित दवाई के साथ आराम करने की सलाह भी दी है। अतः मैं दिनांक 17/2/26 से 18/2/26, अब यहां पर ध्यान रखना, जिस डेट को आप लिख रहे हो उस डेट से आगे 2 दिन की डेट डालो। मान लो जैसे आप 2 मार्च लिख रहे हो, ठीक है, तो आप तो 2 तारीख को भी नहीं आओगे और फिर 3 तारीख को भी नहीं आओगे। ठीक है, तो इन 2 दिनों का आप यहां पर लिख दोगे। का अवकाश चाहता हूं, कृपया उक्त 2 दिनों का अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें पवन। ठीक है, तो हमेशा अगर ऐसी कोई डेट आती है तो जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो उस डेट से 2 दिन आगे की डेट डालेंगे। चलिए, अब अथवा करके हमारे पास आ गई है एक कहानी, यानी कि एक लघु कथा। क्या है लघु कथा? सफलता की सीढ़ी परिश्रम विषय पर लघु कथा लिखिए। तो जब आपसे ऐसा कुछ आए तो पहले आप हेडिंग डाल देना, ठीक है, फिर हम लघु कथा लिख देंगे। क्या है? एक बार अपने माता पिता और बहन के साथ लद्दाख की पहाड़ियों पर चढ़ाई करने जा रहा था, इसीलिए हम सुबह 4:30 बजे उठ गए। इतनी ठंड होने के बावजूद हम किसी तरह नहाकर जब बाहर निकले तो ठंड से हमारे पैर सुन्न हो गए। हम गाड़ी में बैठकर पहाड़ के पास जा रहे थे। रास्ते में कुछ पहाड़ियों पर बर्फ गिरते देख मेरी बहन डरने लगी। मैंने और मेरे माता पिता ने उसका हौसला बढ़ाया और उसमें जोश आ गया। लद्दाख की पहाड़ियों तक पहुंचने का रास्ता बहुत सकरा था, इसीलिए यातायात बहुत धीमी गति से बढ़ रहा था। बर्फबारी के कारण कुछ गाड़ियों के इंजन खराब हो गए तथा कुछ गाड़ी के टायर बर्फ में फंस गए थे।
थोड़ा आगे बढ़ने पर हमारी गाड़ी में भी खराबी आ गई, लेकिन हमने हौसला नहीं हारा। जिस पहाड़ पर हमें चढ़ना था उस पर बर्फ जमी थी। इतनी दूर आकर चढ़ाई पूरी किए बिना ना लौटने का संकल्प हमने चढ़ाई शुरू करी। भाई मेहनत तो लगेगी, परिश्रम दिया गया है, सफलता की कुंजी। ऊपर चढ़ते हुए हमारे मार्गदर्शक के पैर में मोच आ गई, जिसके कारण वह आगे हमारे साथ नहीं जा सकता था। अब चढ़ाई धीरे धीरे और मुश्किल होने लगी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से चढ़ाई पूरी की। नीचे उतरने पर ऐसा लगा मांगो हमने कोई जंग जीत ली हो। तो मतलब परिश्रम किया, सफलता प्राप्त करी और एक अचीवमेंट भी हुआ, कह रहे हम इतना लंबा ऊपर चढ़ लिए। सीख क्या है? इसे देखकर मन में विचार आया कि परिश्रम ही सफलता की सीढ़ी है, परिश्रम से ही सफलता पाई जा सकती है। ये तो एक फिजिकल था, आप चाहो तो पढ़ने से रिलेटेड कोई कहानी बना सकते हो, कुछ भी वहां पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सैंपल पेपर नंबर 3 खत्म हुआ। लेकिन अभी हम 2 सैंपल पेपर और लेकर आएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि भाई एग्जाम बहुत निकट आ चुके हैं। ये सैंपल पेपर आपको बहुत हद तक चीजें समझाने के लिए मैं लेकर आ रही हूँ। इनकी प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है। अब आप मुझे ये जरूर बताइए कि आपके लिए कितने हेल्पफुल जा रहे हैं ये वीडियो, और साथ ही साथ आपको लिखना है क्या कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर पढ़कर। ठीक है, ये जरूर बताइएगा। चलिए जल्दी आगे मिलेंगे, तब तक आपको करना क्या है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।